तो सबसे पहले हम स्टेम को कवर कर लेते हैं आज। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का वो पार्ट है जो ग्राउंड के बाहर रहता है, ग्राउंड के ऊपर रहता है, यानी कि हवा में प्रेजेंट होता है, उसी को हम स्टेम बोलते हैं। उसके आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि जिसके पास क्या होता है, ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, हमको पता है, शाखाएँ होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। तो ये स्टेम के बारे में बोला हुआ है। नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि ये प्लूम्यूल से डेवलप होता है। हमने दो चीज़ें सीखी थी, जो एक सीड होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो के पास दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, प्लूम्यूल और रेडिकल। रेडिकल से रूट आता है, तो वहाँ से पूरा रूट सिस्टम डेवलप हुआ, और प्लूम्यूल से शूट सिस्टम पूरा डेवलप होता है, और उस शूट सिस्टम के अंदर हमारे पास स्टेम भी आता है। तो इसका मतलब स्टेम किससे बना हुआ है, प्लूम्यूल से बना है। किसका प्लूम्यूल है, एम्ब्रियो का, और वो एम्ब्रियो है जर्मिनेटिंग सीड का। ये सेकेंड लाइन के अंदर बोला है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है, जो स्टेम होते हैं उसके पास नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। तो पहले समझ लेते हैं नोड्स इंटरनोड्स क्या होते हैं। ये तुम्हारे पास है स्टेम। इस स्टेम पे मैंने ऐसे एक लाइन बनाई है, इस लाइन को आप नोड बोलते हो। ये वाली लाइन बनाई है, इसको भी आप नोड बोलते हो, ठीक है। तो क्या ये जो नोड्स है वो हमेशा ऐसे लाइंस के फॉर्म में दिखाई देती है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर एक प्लांट में ऐसी लाइन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे कि नोड क्या होता है? मैंने क्या बोला, इस लाइन को तो तुम नोड बोलते हो, और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो पोर्शन होता है, उसको हम इंटरनोड बोलते हैं। उसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर इस लाइन से कोई नया लीफ प्रोड्यूस होता है, या कोई नया ब्रांच प्रोड्यूस होता है, या फिर इस लाइन से नई रूट्स प्रोड्यूस होती हैं, या फिर इस लाइन से क्या होता है, कोई फ्लावर डेवलप होता है, तो ये पहचान होती है नोड्स की। इसका मतलब नोड्स से नए रूट्स, नए लीव्स, नई ब्रांच, नया फ्लावर, और फ्लावर फिर अल्टीमेटली फ्रूट में डेवलप हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं या डेवलप हो सकती हैं, कह सकते हैं। लेकिन इंटरनोड से ऐसा कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं होता। आगे क्या लिखा है, देखो, लिखा है द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड्स। जो स्टेम का वो वाला पार्ट जहाँ से लीव्स बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, उसको आप नोड्स बोलते हो। और इंटरनोड वो पोर्शन है जो दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। ये इट कौन है, ये इट कौन है? इट मतलब है स्टेम। जो स्टेम है ना, वो दो तरीके से इसने बात करी है। बोलता है स्टेम जो है वो ग्रीन कलर का भी होता है, और जो स्टेम है वो वुडी होता है, मतलब कि वुड का बना हुआ होता है, और डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये जो दो पार्ट्स इसने बताए ना स्टेम के, एक उसने ग्रीन बोला है, एक डार्क ब्राउन बोला है, इसके बेसिस पे हम मोनोकॉट और डाइकॉट को फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो हमने मोनोकॉट डाइकॉट को उनके कॉटिलेडन के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया था, एक हमने उनके सिंगल लीफ और डबल लीफ के बेसिस पे किया था। अब कर रहे हैं उसके स्टेम के बेसिस पे। जिन प्लांट्स का स्टेम आपको ग्रीन दिखाई देगा वो सारे मोनोकॉट्स के अंदर आते हैं, और जिन प्लांट्स का स्टेम आपको वुडी दिखाई देगा, ठीक है, वुड का बना हुआ दिखाई देगा, डार्क ब्राउन दिखाई देगा, वो सब डाइकॉट के अंदर आते हैं। तो जितने भी ट्रीज़ हमको अपने इन्वायरमेंट के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो सारे डाइकॉट्स हैं, और जितने भी श्रब्स और हर्ब्स दिखाई देते हैं वो सारे हमारे मोनोकॉट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है वो, स्टेम बियर्स बर्ड्स, और उसके बाद क्या बोलता है कि वो टर्मिनल भी हो सकते हैं बर्ड्स, और एक्सिलरी भी हो सकते हैं। ओके, तो अब हम बर्ड पे बढ़ते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ये डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे हमको किस किस बारे में ध्यान रखना है, पहले हम इस वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि नोड, इंटरनोड, ये रहा एक्सिलरी वर्ड, और ये रहा टर्मिनल वर्ड, ठीक है। तो अगर आप नोड को ध्यान देखोगे तो इस वाले रीजन को हमको ध्यान से देखना है। इस रीजन में ये आपका ऐसा स्टेम बना हुआ है, ठीक है। इस स्टेम से ये वाला प्लांट ऐसे निकला हुआ है, और यहाँ से आपका ऐसे दूसरा जो ब्रांच है वो निकली हुई है। उसी तरीके से नीचे से क्या है, दूसरा ब्रांच निकला है, और इसके बीच में ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर इन्होंने ऐसे बना रखा है। तो ये इसकी है मेन स्टेम। इस मेन स्टेम से जहाँ से एक नई ब्रांच निकल रही है, मैंने पहले ही बोला था जो नोड होता है वो वहाँ प्रेजेंट होगा जहाँ से नई ब्रांच निकल रही हो, या फिर उससे लीव्स निकल सकती हैं, फ्लावर निकल सकता है ना, या रूट्स हो सकती हैं। तो यानी कि ये जो नई ब्रांच बन रही है वो नोड से बन रही है। उसी तरीके से यहाँ पे जो ब्रांच बनी हुई है वो भी किससे बनी है, नोड से मिलकर बनी हुई है। और नोड से ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम बड बोलते हैं। नोड से ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। अब बड क्या होता है, बड कुछ नहीं है, गुच्छा होता है मेरिस्टेमेटिक सेल का। मेरिस्टेमेटिक सेल्स और कुछ नहीं है, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो बार बार डिवाइड होते रहते हैं, और ये नई चीज़ों को प्रोड्यूस करते रहते हैं। अब प्लांट में प्रेजेंट है तो प्लांट में नई चीज़ें क्या क्या होंगी, रूट्स हो सकती हैं, लीव्स हैं, ठीक है, और फ्लावर है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सिलरी वर्ड और टर्मिनल वर्ड। कैसे पहचानेंगे एक्सिलरी कौन है और टर्मिनल कौन है? तो ये हमारे पास स्टेम है, इस स्टेम के यहाँ से क्या बोला मैंने, लीफ है, यहाँ पर भी क्या है, लीफ है, ठीक। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो
ये वाला हिस्सा होता है ना लीफ का, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एक्सिल। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिल, AXIL, इसको बोलते हैं एक्सिल। और जो ये स्टेम है, ये स्टेम का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एपिकल या फिर टर्मिनल। या फिर यहाँ से अगर आपकी ब्रांच चाहिए तो ब्रांच का जो ये वाला पोर्शन होगा, ऊपर वाला पोर्शन होगा, पॉइंटेड पोर्शन होगा, जो लास्ट पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एपिकल, या फिर क्या बोलेंगे? उसको टर्मिनल बोलेंगे। अगर कोई बर्ड यहाँ पर बना हुआ है तो उसको एक्सिलरी बर्ड बोल देंगे, जो नोड्स से प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर कोई बर्ड यहाँ पर है, टर्मिनल पे है, चाहे वो स्टेम के टिप पर हो चाहे वो ब्रांच के टिप पर हो, तो उसको हम नाम दे देंगे टर्मिनल बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड से क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती है? एक्सिलरी बर्ड से हमारे पास ब्रांच प्रोड्यूस हो सकती है, फ्लावर प्रोड्यूस हो सकता है, फ्लावर फिर अल्टीमेटली फ्रूट में कन्वर्ट हो सकता है। और टर्मिनल बर्ड से हमको क्या मिलता है? हमको टर्मिनल बर्ड से मेनली जो होता है वो फ्लावर मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि एक प्लांट का स्टेम होता है, स्टेम से जहाँ से लीव्स निकलती हैं वो हमको नोड्स बोलते हैं, और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं। और अगर कोई इस वाले रीजन से कोई बर्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे, और कोई ऊपर वाले रीजन से कोई बर्ड प्रोड्यूस होगा उसको टर्मिनल बर्ड कहेंगे। टर्मिनल बर्ड हमेशा फ्लावर में कन्वर्ट होगा, फिर फ्लावर अल्टीमेटली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एक्सिलरी बर्ड है उससे हमारे पास नई ब्रांच प्रोड्यूस हो सकती है या फिर फ्लावर प्रोड्यूस हो सकता है। अब आ जाते हैं हम फंक्शन ऑफ स्टेम पे। जो उसका मेन फंक्शन है वो ये है कि ये स्प्रेड करेगा ब्रांचेस को फैला देगा, जिसके अंदर लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है कि पानी को कंडक्ट करना, मतलब पानी को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना। पानी के साथ साथ मिनरल्स को भी ट्रांसफ़र करेगा, और साथ में फोटोसिंथेसिस में भी काम करेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा। उसके अलावा अदर फंक्शन जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अदर फंक्शन जो है वो मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स हैं। अदर फंक्शन में क्या क्या है? एक तो स्टोरेज में काम करेगा, किसको स्टोर करेगा? खाने को। दूसरा सपोर्ट में हेल्प करेगा, प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करेगा। तो जो हमने अदर्स फंक्शन पढ़े थे स्टेम के, वहाँ से हमारे पास टॉपिक आता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन हमारे पास 3 टाइप की देखने को मिलती है स्टेम में। एक है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, दूसरा है एरियल, तीसरा है सब एरियल। अंडरग्राउंड का मतलब है ज़मीन के अंदर जो स्टेम गया है उसमें जो मॉडिफिकेशन आई होंगी, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन हो गया। एरियल का मतलब होता है ज़मीन के बाहर वाला जितना भी हिस्सा है जो हवा में है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन आया होगा स्टेम में, तो वो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन हो गया। सब एरियल का मतलब है ज़मीन से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है और हवा में बहुत दूर नहीं है, ठीक है, तो ज़मीन से थोड़ा सा ही ऊपर है, तो उसको हम बोलते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। अब जो हमारे पास आता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन का मेन काम क्या होता है? फूड स्टोरेज। और इस फूड स्टोरेज में हमारे पास 3 तरीके से फूड को स्टोर कर सकते हैं। इनकी जो हेडिंग है वो है ट्यूबर, राइजोम और कॉर्म। उसके बाद हमारे पास एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन का जो काम है वो 3 काम होता है: सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और एस्टिमुलेशन ऑफ फूड को इकट्ठा करना बोल सकते हैं सिंपल फॉर्म में, ठीक है, फूड प्रोड्यूस करना सिंपली। तो एस्टिमुलेशन ऑफ फूड, इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती है: टेंड्रिल, थॉर्न्स और फोटोसिंथेटिक स्टेम। फिर लास्ट हमारे पास आता है सब एरियल मॉडिफिकेशन। इसमें हमारे पास क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और इसके अंदर हमारे पास ये 4 चीज़ें आती हैं: रनर, स्टोलन, ऑफसेट और सकर। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम ये जो मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, जैसे इसमें हमने सिर्फ फूड स्टोरेज की बात करी, ये सिर्फ और सिर्फ फूड स्टोरेज का काम नहीं करेगा, इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करता है। लेकिन हम इसके मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं, और मेन फंक्शन इसका खाने का स्टोर करना है, तो सिर्फ हम उसी को पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमने पहले डिस्कस कर दिया इसमें कि ये खाने को स्टोर करता है। जितने भी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है वो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह काम करते हैं। किस चीज़ के लिए? ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस में वो ग्रोथ कर सके। अब इसको समझाती हूँ। ये जो तुम्हारे पास डायग्राम दिख रहा है प्लांट का, साफ साफ दिख रहा है पोटैटो का प्लांट है, ऊपर लिखा भी हुआ है हेडिंग में। इसमें होता क्या है? ये बोल रहा है कि इतना पोर्शन जो है वो ग्राउंड के नीचे है, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन ग्राउंड के ऊपर है। मान लो कभी ऐसी कंडीशन आती है जैसे बहुत ज़्यादा ड्रॉट हो गया हो, सूखापन हो गया हो, या बहुत ज़्यादा फ्लड हो गया हो, या फिर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इन सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये ख़राब हो सकते हैं। मतलब ये प्लांट जो है वो ड्रॉट में, या बहुत ज़्यादा फ्लड हो गया उसमें, या फिर जब बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रही है तो उनमें इसका मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो ये अंडरग्राउंड वाला पार्ट है ये क्या? प्रोटेक्टेड रहेगा, ये अंदर ज़मीन के अंदर प्रोटेक्टेड रहेगा, जिसकी वजह से अब हमने बोला तो है ना कि स्टेम मॉडिफिकेशन है, और स्टेम में मैंने पहले ही बोला है नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। तो इसके अंदर आपने देखा होगा पोटैटो के अंदर ऐसे छोटे छोटे
ऐसे बने होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आई ऑफ पोटैटो। ये बर्ड्स होती हैं और कुछ नहीं। और बर्ड्स मैंने समझा है, बर्ड से क्या प्रोड्यूस होते हैं, बर्ड से आपका ब्रांच निकल सकता है, फ्लावर बन सकता है ना। और अगर ब्रांच आ गया, ब्रांच से तो लीव्स निकल सकती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ऊपर वाला पोर्शन ख़राब भी हो गया, ख़त्म भी हो गया, तो जो नीचे बचा हुआ अंडरग्राउंड स्टेम है उससे नए प्लांट को आप प्रोड्यूस कर सकते हो। इसी को बोला है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। अच्छा, इस अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन के अंदर पहला क्या आता है, ट्यूबर। और ट्यूबर के अंदर क्या है, पोटैटो। सब एक जैसे हैं, बस नाम अलग अलग हो गया। अगर आप पोटैटो की बात करोगे तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में नाम दे दोगे उसको ट्यूबर। उसके बाद अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में अगर आप जिंजर और टर्मरिक की बात करोगे तो नाम दे दोगे उसको राइजोम। ये एग्जाम्पल है आपका जिंजर का और ये एग्जाम्पल है आपका राइजोम का। है स्टेम लेकिन ज़मीन के नीचे है। और देखो यहाँ पर रूट्स भी हैं, और ये रूट्स ट्रू रूट्स नहीं है क्योंकि ये इसी स्टेम से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। फिर आता है हमारे पास कौन, कॉर्म। कॉर्म कुछ नहीं है, जैसे राइजोम जिंजर और टर्मरिक के लिए यूज़ किया था, कॉर्म हम कोलोकेशिया के लिए यूज़ करते हैं। कोलोकेशिया अरबी होती है, ठीक है, अरबी की सब्जी खाई होगी। तो यहाँ पर ये लिखा है अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम। स्टेम यहाँ पे स्वॉलन हो चुका है, इसके अंदर खाना स्टोर होता है और इसके पास रूट्स भी हैं अपनी। और रूट्स कौन सी रूट्स होंगी, एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि इसके पास बर्ड होती हैं। और अगर बर्ड है तो बर्ड से तो हर चीज़ प्रोड्यूस हो सकता है, उससे रूट्स भी निकल सकती हैं, उससे ब्रांच भी निकल सकता है, उससे फ्लावर भी बन सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस रूट के ऊपर यहाँ क्या है, छोटा सा नया प्लांट उग रहा है। ये बर्ड से ही तो प्रोड्यूस हो रहा होगा। एक एग्जांपल और आता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं अमोर्फोफेलस, और ये भी ज़मीन कंद होता है। ये एक तरीके से जैसे अरबी था ना, वही सेम है, दोनों कॉर्म के अंदर आते हैं। अब आ जाते हैं हम एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में। एरियल स्टेम मतलब जो हवा में स्टेम प्रेजेंट होते हैं, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आया स्टेम के अंदर। सबसे पहले तुमने बोला सपोर्ट के लिए हमने स्टेम में मॉडिफिकेशंस देखा। उस सपोर्ट में तुमने क्या देखा भैया, टेंड्रिल देखे। अब टेंड्रिल क्या होते हैं, तुमने बोला जो टेंड्रिल है ना वो ऑक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं, और मैंने एक्सिलरी बर्ड के बारे में बता रखा है। ये मेन स्टेम है, इस स्टेम के बाहर क्या है, ऐसा छोटा सा ऑर्गन दिखाई दे रहा है, ये इसको बर्ड बोलते हैं। इस बर्ड से ही कुछ भी प्रोड्यूस हो सकता है, नया ब्रांच प्रोड्यूस हो सकता है जैसे कि ये है। और ये तो स्टेम से भी प्रोड्यूस हो सकता है, जो स्टेम के नोड्स से, उससे भी प्रोड्यूस हुआ हो सकता है। और जो ये ऑक्सिलरी बर्ड है, इस ऑक्सिलरी बर्ड से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे टेंड्रिल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो तुमने लिखा है जो टेंड्रिल होते हैं वो एक्सिलरी बर्ड से प्रोड्यूस होते हैं, वो स्लेंडर होते हैं, मतलब बहुत ही पतले होते हैं। उसके बाद आगे लिखा है कि इसमें ये स्पायरली कॉइल्ड होते हैं, है ना, स्पायरली कॉइल्ड होते हैं, और ये प्लांट को हेल्प करते हैं किस चीज़ के लिए, क्लाइंब करने के लिए। तो सपोर्ट इसलिए मिलता है ताकि जिन प्लांट्स का जो तना है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, टेंड्रिल की मदद से उनको सपोर्ट मिलता है ताकि वो क्लाइंब कर सके। एग्जाम्पल दो है इसमें, गार्ड्स और ग्रेप वाइन। गार्ड्स के अंदर हमारे पास 3 एग्जाम्पल दे रखा है। टेंड्रिल में सबसे पहला है कुकुम्बर। कुकुम्बर में दिख रहा होगा यहाँ पे सब ये लाइनिंग वगैरह जो दिख रही है आपको, ये सब क्या है, टेंड्रिल्स लगे हुए हैं। दूसरा इसके अंदर एग्जाम्पल आता है हमारे पास पम्पकिन का, गार्ड्स के अंदर ही है ये, तो पम्पकिन में भी हमारे पास टेंड्रिल्स देखने को मिलेगी। तीसरा एग्जाम्पल आता है इसके अंदर वाटरमेलन का। वाटरमेलन के अंदर भी हमारे पास क्या है, टेंड्रिल्स प्रेजेंट है, और ये सब गार्ड्स के अंदर आते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल क्या है, ग्रेप वाइन का। ओके, अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसका नाम है प्रोटेक्शन। यानी कि जो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है वो प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। अब किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, फिर से आ गया हमारे पास एक्सिलरी बर्ड। जो स्टेम के एक्सिलरी बर्ड है ना, वो वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम थॉर्न्स बोलते हैं, यानी कि कांटे। और यहाँ पे दिखाई देंगे, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये कांटा है, इधर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कांटे हैं। इसका मतलब ये है, अगर एक्सिलरी बर्ड से, एक्सिलरी बर्ड समझते हो ना क्या है, एक्सिलरी बर्ड वो बर्ड है जो एक्सिल, लीफ के एक्सिल पार्ट से निकलता है। और एक्सिल मतलब नोड्स, एक तरीके से नोड्स बोलो, नोड से जो निकल रहा होगा उसको आपने एक्सिलरी बर्ड बोल दिया। ठीक, तो एक्सिलरी बर्ड से अगर आपकी स्पाइरली कॉइल्ड कोई स्ट्रक्चर निकलेगा उसको हम टेंड्रिल बोल देंगे। ठीक है, और अगर आपके एक्सिलरी बर्ड से कोई पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जो स्ट्रेट है और वुडी स्ट्रक्चर है उसका, उसको हम थॉर्न बोल देंगे। अब ये प्रेजेंट क्यों होते हैं, क्योंकि थॉर्न्स प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ब्राउजिंग एनिमल्स मतलब जो कैटल्स होते हैं, गाय हो गया, बफेलो, गोट, हॉर्स, इन सब से क्या है, प्रोटेक्ट करेगा ताकि इनको खा ना जाए। 2 एग्जाम्पल है हमारे पास, एक है सिट्रस। सिट्रस मतलब जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं वो सब के अंदर हमारे पास क्या होगा, थॉर्न्स देखने को मिलते हैं। और दूसरा है बोगनवेलिया, ये है बोगनवेलिया का एग्जाम्पल, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, थॉर्न्स। अब आ जाते हैं हम एसिमिलेशन ऑफ फूड पर। एसिमिलेशन ऑफ फूड में हमारे पास क्या है कि ये बोलता है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एरिड रीजन में पाए जाते हैं। एरिड रीजन का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, स्पेशली डेजर्ट की बात कर रहा है।
इसके जो स्टेम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। किस में मॉडिफाई हो रखे हैं? पहला बोलता है या तो फ्लैट हो जाएगा, इस डायग्राम में दिख रहा है यहाँ का जो स्टेम है, ये सारे ये क्या है? स्टेम है। इसका स्टेम क्या हो गया? फ्लैट हो गया। और जो इसमें छोटे छोटे कांटे दिख रहे हैं ना, ये इनकी लीव्स होती हैं। तो लीव्स ने अपने आप को मॉडिफाई कर दिया किस में? थॉर्न्स में। और स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई कर दिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, फ्लैट हो गया पूरा। क्यों हुआ? ताकि इनकी बॉडी से ट्रांसपीरेशन ना हो सके या बहुत ही कम हो, यानी कि बॉडी से जो पानी का लॉस है वो मिनिमम हो, बहुत कम हो, क्योंकि डेजर्ट में रहते हैं, पानी वाले इलाके में नहीं रहते। तो ये जो फ्लैटेंट वाला स्ट्रक्चर है इसको किसके अंदर देखने को मिलेगा? ओपुंशिया के अंदर। और वैसे ही यहाँ पर क्या है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है बगल में। तो ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा? यूफोर्बिया के अंदर। और ये दोनों ही स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो स्टेम ने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया या तो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर में या फिर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में। फ्लैट होगा तो ओपुंशिया नाम दे देंगे, सिलेंड्रिकल होगा तो उसको यूफोर्बिया नाम दे देंगे। कैक्टस नहीं है, कैक्टस और यूफोर्बिया में अंतर होता है। कैक्टस अलग होता है, कैक्टस छोटा होता है। ठीक है। ये क्या करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है। पहले ही पता है स्टेम के अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। स्टेम के अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इनके अंदर क्लोरोफिल है, और जब क्लोरोफिल है तो भैया खाना तो प्रोड्यूस होगा ही ना, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। अब फटाफट से बात कर लेते हैं हम सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। सब एरियल का मतलब क्या होता है? कि जो ज़्यादा ग्राउंड से दूरी पर ना प्रेजेंट हो, जो ग्राउंड के बहुत ही पास होते हैं स्टेम, उसको बोलते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। इसमें मेन फंक्शन क्या है हमारे पास? सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं रनर। क्या लिखा है? जो अंडरग्राउंड स्टेम है, ध्यान रखना, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं कुछ प्लांट्स के जो नई जगह पे फैल जाते हैं। ठीक है। और जब पुराना वाला प्लांट मर जाता है तो इन्हीं अंडरग्राउंड स्टेम से, जो नई जगह फैले हुए, वहाँ से नया प्लांट उगता है। देखो समझाती हूँ कैसे। ये हमारे पास एक प्लांट है, इसमें यहाँ वाला जो पोर्शन है इस पर ध्यान देना है। इस अंडरग्राउंड स्टेम में से एक ऐसे स्लेंडर धागे जैसे स्ट्रक्चर निकली है, इसको हम बोलते हैं रनर। अब ये नई जगह पे जाएगा, मान लो यहाँ पे ग्राउंड है तो ये कुछ दूरी पे जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद, क्योंकि ये स्टेम अगर है, रनर भी क्या है? स्टेम से ही प्रोड्यूस हो रखा है, अंडरग्राउंड स्टेम है ये। तो अगर स्टेम है तो इसके पास नोड्स होंगे। नोड से क्या प्रोड्यूस होता है? वहाँ से आपके लीव्स बन सकते हैं, ब्रांचेस बन सकते हैं, रूट्स बन सकते हैं। तो इसने वही काम करा, यहाँ पर नीचे रूट्स प्रोड्यूस कर दिए और ऊपर से क्या कहते हैं? नया प्लांट बन गया। अगर ये वाला प्लांट जो है, जो मेन प्लांट है, अगर ये मर गया तो ये वाला प्लांट जिंदा रहेगा। इसी को बोला गया है ये रनर होता है। दो एग्जाम्पल है, एक है ग्रास और एक स्ट्रॉबेरी का। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का डायग्राम बनाया तो समझ लो स्ट्रॉबेरी है, और दूसरा इसके अंदर एग्जाम्पल जो आता है वो होता है ग्रास का। अब दूसरे टॉपिक की तरफ चले तो इसका नाम है स्टोलोन। ये भी किसके अंदर है? सब एरियल मॉडिफिकेशन। अभी तक जिसको आप रनर बोल रहे थे वो इस वाले केस में स्टोलोन का काम करेगा। नाम हो जाएगा बस स्टोलोन, और कुछ भी इसमें चेंज नहीं आएगा। जैसे हमने अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर देखा था, सबके नाम अलग अलग है, काम तो सबका एक ही है, स्टोरेज ऑफ फूड। वैसे यहाँ सबका काम एक जैसा है, बस नाम अलग है। अगर आप रनर की बात कर रहे हो तो उसके अंदर सिर्फ हमारे पास स्ट्रॉबेरी और जो ग्रासेस है, जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है, वही आएगा। अगर आप स्टोलन की बात करें उसके अंदर सिर्फ दो ही एग्जाम्पल आएगा, मिंट और जैस्मिन। थोड़ा लैंग्वेज को भी पढ़ लेते हैं। वही बोलता है कुछ प्लांट्स के अंदर स्लेंडर, स्लेंडर मतलब पतला सा, लेटरल, लेटरल मतलब अगल बगल, ब्रांच अराइज होता है। कहाँ से अराइज होगा? बेस ऑफ मेन एक्सिस। मेन एक्सिस यानी कि जो प्लांट है उसके बेस से, नीचे वाले स्टेम से। ठीक है। और उसके बाद कुछ टाइम के लिए हवा में ग्रो करेगा और फिर नीचे की तरफ झुक जाएगा और ग्राउंड को टच करेगा। और जैसे ही ग्राउंड को टच करेगा तो भैया वहाँ पर से रूट्स का फॉर्मेशन भी कर लेगा, और साथ में जो नया ब्रांचेस है या नया लीफ है, नया प्लांट है, उसको भी ये प्रोड्यूस कर देगा। उसी तरीके से एक और टॉपिक है हमारे पास, कौन सा? ऑफसेट। वही सेम डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब जैसे ये इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर ये मेन प्लांट बॉडी थी, इस मेन प्लांट बॉडी से देखो ये निकला, ये क्या है? स्टोलन। इस स्टोलन से क्या हुआ? फिर से नए हमारे पास रूट्स निकलेंगे और नए हमारे पास लीव्स निकलेंगे और नया प्लांट हमारा इस तरीके से बनेगा। लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। बोलता है कि लेटरल ब्रांच प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और उसके पास छोटे छोटे इंटरनोड्स हैं। छोटे छोटे इंटरनोड्स का मतलब है कि जो नोड्स होंगे वो बहुत ही पास पास होंगे, ज़्यादा दूर प्रेजेंट नहीं है। और हर एक नोड से, देखो नोड से क्या हो रहा है? लीव्स का गुच्छा, रोजेट मतलब गुच्छा, लीव्स का गुच्छा निकल रहा है, और साथ में रूट्स का भी गुच्छा निकल रहा है। और किसके अंदर पाया जाएगा? एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पाया जाएगा। तो ये है ऑफसेट, ये वाला स्ट्रक्चर, ये है ऑफसेट। इधर ही नीचे बहुत सारे क्या हैं? गुच्छे में निकल रहे हैं, कौन क्या? रूट्स। और इसके ऊपर ही गुच्छे में क्या निकल रहे हैं? लीव्स निकल रहे हैं, तो इसको ऑफसेट बोलते हैं। दो एग्जाम्पल जो है वो है इकॉर्निया और दूसरा है पिस्टिया।
अब आता है हमारे पास सकर। ये भी सेम वैसी है जैसा अभी हमने पढ़ रखा है। सकर में क्या बोलता है कि जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो बेसल बेसल मतलब नीचे वाले पार्ट से या फिर अंडरग्राउंड पोर्शन जो होता है मेन स्टेम का वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। उसके बाद कुछ टाइम के लिए हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं। ये अगर मेन प्लांट है तो हॉरिजॉन्टली ज़मीन के नीचे ग्रो करेगी, ज़मीन के नीचे ही ग्रो करेगी और उसके बाद ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ने लग जाएगी। वही सेम लिखा हुआ है इसमें। क्या बोला है कि जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो बेसल यानी कि नीचे वाला पोर्शन जो है जिसको हम अंडरग्राउंड पोर्शन बोल रहे हैं मेन स्टेम का, वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। फिर उसके बाद ये ग्रो करेगी बीनीथ द सॉइल, सॉइल के अंदर ही ग्रो करेगी हॉरिजॉन्टली, और उसके बाद बाहर की तरफ आएगी अपवर्ड डायरेक्शन में और वहाँ से लीफी शूट्स जो होंगे प्रोड्यूस होंगे। 3 एग्जाम्पल हैं, पाइनएप्पल, बनाना और क्रिजेंथेमम। और ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है वो है बनाना का। इधर हमको एग्जाम्पल दिख रहा है क्रिजेंथेमम का और पाइनएप्पल का। ये दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम, यही है। ठीक है, तो आपका लेटरल लाइन निकल रही है, लेटरल लाइन से बहुत सारी रूट्स निकल रही है और उसके बाद ऊपर की तरफ हमारा प्लांट निकल रहा है। और उसी तरीके से हमको किस में देखने को मिलता है, पाइनएप्पल के अंदर। पाइनएप्पल के अंदर भी यहाँ पे छोटा सा क्या दिख रहा है, सकर देखने को मिलता है। ठीक है, काम सबका वही है सेम, चाहे आप रनर बोलो, चाहे ऑफसेट बोलो, चाहे स्टोलन बोलो, चाहे सकर बोलो, तो सबका काम वही है सेम। बस जैसे प्लांट की बॉडी में देखने को मिल रहा है उसके बेसिस पे नाम इनका अलग अलग रख दिया।